Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Hope you all are doing well. I welcome you all to my channel Create a World by Abail. Today we are going to learn meaning, nature and importance of international relations, that is IR. Following topics will be covered in this video: history of IR, meaning of IR, IR in international politics, scope of IR and significance of IR. So it's my request to stay with me and watch this video till end to fully get the knowledge. So before starting, I request all of you to subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of all my new videos. And if this video is helpful for you and if you liked it, then give it a thumbs up as well. So let's start our today's video. The study of international relation is not a science with which we solve the problems of the international life. At its best, it is an objective and systematic approach to those problems. It's by Palmer and Perkins. तो इस डेफिनेशन के अंदर वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो एक साइंस नहीं है जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, यानी इंटरनेशनल लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हो, बल्कि ये आपको जो है वो सिस्टमैटिक अप्रोच देती है टू दोज प्रॉब्लम्स, यानी आप उनको प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हो और उनसे अपने लिए इंसाइट्स निकालते हो और सोल्यूशंस जो है वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशंस की तरफ जो है वो आप उसको देखते हो, स्टडी करते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती बल्कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है और प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में जो है हेल्प आउट करती है। और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो ये है कि हमारे पास क्योंकि जो भी एक कंट्री के अंदर जो भी कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं उसका जो है वो इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर आ रहा होता है, तो देयरफॉर स्टेट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशंस मेंटेन करती हैं। और जिन रिलेशंस को जो है वो स्टार्टिंग में जो सिंपल रिलेशंस थे, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल के आप कह लें, तो उन रिलेशंस को जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस की कैटेगरी में डाला गया। मतलब कि पहले टाइम्स में भी जो है, पहले वक्तों में भी जो है वो इस तरह के रिलेशंस हुआ करते थे, जैसे कि कंट्रीज़ हैं इजिप्ट, चाइना, ग्रीस, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। लेकिन ये उस लेवल के नहीं होते थे जिस लेवल के आज के इस दुनिया में जो है वो हमें नज़र आते हैं। और वो आपस में कुछ रूल्स ऑफ मोरालिटी जो है वो डिस्क्राइब कर लेती थी और उनको जो है वो जैसे प्रॉपर एक माहिदे होते हैं कि हम इन कोड ऑफ कंडक्ट्स को जो है वो रूल्स को जो है वो हम फॉलो करेंगे। तो इस तरह के रिलेशंस तो पहले स्टार्टिंग में सिर्फ आपस में विद इन द रीजन हुआ करते थे, तो इनको रीजनल रिलेशनशिप्स पहले कहा जाता था। लेकिन 17th सेंचुरी के बाद जब इस तरह के रिलेशन जो है वो बिल्ड करने के लिए जो है वो बियॉन्ड द रीजन भी जो है वो स्टेट्स गई, तो इसलिए जो है वो यहाँ से हमारे पास जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस का जो है वो बिगिनिंग यहाँ से हुई 17th सेंचुरी के बाद से, जब स्टेट्स ने जो है वो बियॉन्ड द रीजन जो है वो आपस में रिलेशनशिप्स बिल्डअप किए। और इस इन इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से ही जो है वो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस वगैरह से जो है ना इनमें इम्प्रूवमेंट्स आई और इसकी वजह से जो है वो स्टेट्स ज़्यादा आपस में उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होते गए एंड ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस. It may be noted that at the time of the international relations were concerned only with the study of diplomatic history, law and philosophy. यानी इस टाइम तक, इन 17th सेंचुरी तक जो है हमारे पास जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते थे उनको ये समझा जाता था कि ये सिर्फ स्टडी है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री के बारे में, लॉ और फिलोसफी के बारे में, यानी किसी भी कंट्री के डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, लॉ और फिलोसफी की स्टडी जो है वो इज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जबकि बाद की स्टडीज़ में जो है ये इसको ज़्यादा ब्रॉडर इसका जो है वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो सामने आए. The study was mainly based on the facts finding and no deductions of any universal principles were made which could be helpful in understanding of the present and the future relationship among the states. तो उस टाइम पे जो स्टडी होती थी यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसके अंदर जो है वो हम सिर्फ फैक्ट्स को फाइंड आउट करते थे, कोई उनसे डिडक्शन नहीं करते थे कि हम कोई डिड्यूस करें कि हम कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है वो उससे बना लें कि इस तरह की बिहेवियर्स या इस तरह की चीज़ें जो है वो इस तरह के रिजल्ट्स जो है वो लेकर आती हैं। तो इस तरह की डिडक्शंस वगैरह नहीं की जाती थी, बल्कि ये सिंपल जो है वो हमारे पास फैक्ट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखते थे। और एज अ रिजल्ट नो वेल कंसीव्ड थेरी
could be evolved which could help in understanding the significance of the current events. तो इस तरह की कोई भी theories वगैरह नहीं बनी कि जिनके थ्रू जो है वो हम करंट इवेंट्स जो भी इन द वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और इन द अदर कंट्रीज जो है वो अगर हो रहे हैं, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करने में और उसकी सिग्निफिकेंस जानने के लिए जो है वो इतनी कोई ज़्यादा इससे मदद नहीं मिलती थी. इट वॉज नॉट दैट मच हेल्पफुल जितनी आजकल के दौर में है, बिकॉज द नाउ द स्केल इज़ वेरी ब्रॉडर. The next topic is meaning of the international relations. तो हम अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. Jeremy Jeremy Bentham used the term international for the first time in the later part of the 18th century. अच्छा, ये भी यहाँ पर बताती चलूँ कि 18th century और 17th century जो लिखा होता है, अगर यहाँ पर जैसे 18th century लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, यानी इन किन डेट्स को जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 18th century होता है हमारे पास 1700 से लेकर 1799 तक जो एरा था, पूरा पीरियड था, वो 18th सेंचुरी कहलाता है. ठीक है, तो जैसे 18 है तो आप बैक जाओगे, जैसे 17 आता है तो 1700 से लेकर 1799 तक. सो इट्स वेरी इजी वे टू रिमेंबर कि ये किन डेट्स को या किन ईयर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करती है. 18th सेंचुरी मीन्स 1700 टू 1799. सो हम ये देख रहे थे कि जेरेमी बेंथम उसने फर्स्ट टाइम जो है वो ये वर्ड यूज़ किया इंटरनेशनल 18th सेंचुरी के अंदर विद रिगार्ड टू द लॉज ऑफ नेशंस. ठीक है, लॉज ऑफ नेशन के मुतालिक बात करते हुए जो है वो he has used this term. Consequently, the term international relation was used to define the official relations among the sovereign states. However, some scholars even included the economic, social and cultural relations amongst the states also within the purview of the सब्जेक्ट्स. अच्छा, अब यहाँ पर अगर कुछ आपको वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगते हैं तो जैसे मैंने अपने पास क्या किया हुआ है कि मैं अपने पास स्टिकी नोट्स रखती हूँ, स्टिकी नोट्स के ऊपर जो है मैं मीनिंग्स लिखती रहती हूँ. तो हम जब भी आप स्टडी करें तो अपने पास अपनी जो बुक है, जो आपकी सिलेबस की बुक होती है, उसके साथ अपने पास ज़रूर जो है वो डिक्शनरी रखें. आइदर वो बुक की फॉर्म में है या मोबाइल में है. बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप जो है वो बुक वाली डिक्शनरी यूज़ करें. इससे ये होता है कि आप जब एक वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं ना, तो आपको आपकी वोकेबुलरी में और इजाफा हो रहा होता है, क्योंकि आप जब सर्चिंग कर रहे होते हो तो आपके बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नज़र आते हैं और आप उनमें इंटरेस्ट लेके जो है वो उसका मीनिंग देखते हो कि इसका क्या मतलब है. और इस तरह जो है एक वर्ड के लिए जब आप डिक्शनरी को ओपन करते हो तो आप 2 से 3 या इससे से भी ज़्यादा जो है वो वर्ड्स की मीनिंग सीख जाते हो. तो इससे ना सिर्फ आपको इस सब्जेक्ट में हेल्प होगी जो आप पढ़ रहे होते हो, बल्कि उसके साथ साथ आपकी जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि इंग्लिश जो है वो भी काफ़ी इसका टफ पेपर आता है और आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए फॉर दैट. तो यहाँ पर ये जो टिप है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल. मेरे लिए तो बहुत अच्छी साबित होती है. अदरवाइज़ आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं और फिर मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आपके लिए भी हेल्पफुल हुई है या नहीं. तो आपके अपने पास स्टिकी नोट्स के ऊपर जो है वो मीनिंग्स लिखते रहें. मीनिंग्स इन इंग्लिश भी लिखें और उर्दू के अंदर भी लिखें, जैसे भी आपको सही लगता है. और स्टिकी नोट उस पेज के अंदर जितने जितने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं तो आप उन सब की मीनिंग्स अपने पास नोट करें और स्टिकी नोट को ऊपर पेज के स्टार्टिंग पे जो है वो पेस्ट कर लें. तो इस तरह योगा के नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको दोबारा से देखेंगे तो आपको जो है वो ज़रा भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, दोबारा दोबारा जाके आपको देखना नहीं पड़ेगा. तो इससे काफ़ी हेल्प होगी आपकी. तो अब हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर कुछ जो है वो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट ना हो और कुछ के लिए डिफ़िकल्ट हो. तो बेस्ड ऑन अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है वो आप अपने लिए नोट्स जो है वो साथ साथ बनाते रहें. ठीक हो गया. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस थी वो सिर्फ ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन द सोवराइन स्टेट्स के लिए जो है वो यूज़ की गई. बाद में जो है वो कुछ स्कॉलर्स ने जो है वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल रिलेशंस को भी जो है वो कहा कि ये सारे भी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ही आएंगे. Thus, there are broadly two views regarding the meaning of the international relations. तो हमारे पास यहाँ पर दो व्यूज आएंगे, एक हमारे पास नैरो व्यू है और दूसरा हमारे पास ब्रॉडर व्यू है. तो नैरो व्यू के मानने वाले ये कहते हैं कि ये सिर्फ द ऑफिशियल रिलेशंस कंडक्टेड बाय द ऑथराइज्ड
ऑथराइज्ड लीडर्स ऑफ द स्टेट्स, यानी वो सिर्फ ऑफिशियल रिलेशंस को जो है वो कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। इसके अलावा कोई भी जैसे ट्रैवल ऑफ स्टूडेंट्स, कल्चरल रिलेशंस वगैरह जो सारे होते हैं डू नॉट फॉल इन द डोमेन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इनका मानना ये है, और प्रोफेसर डून takes a narrow view of the international relations और define करते हैं the actual relations that takes place across the national boundaries or as the body of the knowledge which we have which we have of those relations at any given time. On the other hand, some scholars have a broader view, तो broader view के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास नैरो व्यू के मानने वालों में से प्रोफेसर ड्यून की यहाँ पे बात कोट की गई है, डेफिनेशन, इसको आप अपने पास नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रॉडर व्यू के अंदर भी कुछ इसी तरह से जो है वो राइटर्स का और आएगा कि हमारे पास उनके क्या व्यूज़ हैं। तो इंटरनेशनल ब्रॉड व्यू ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस वाले ये मानते हैं और या इंक्लूड करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स, all the intercourse all the intercourse among the states and all the movements of the people, goods and ideas across the national frontiers within its purview। ठीक है, वो कहते हैं कि सारे ऑफिशियल रिलेशनशिप्स और सारी जो है वो हमारे पास इंटरकोर्स यानी वो जो प्रॉपर म्यूचुअल सारी डीलिंग्स होती हैं वो सारी भी, और मूवमेंट ऑफ द पीपल के एक कंट्री से जो है कुछ दूसरी कंट्री, या मूवमेंट ऑफ पीपल्स, गुड्स एंड आइडियाज़ अक्रॉस द नेशनल फ्रंटियर्स, ये तमाम भी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, इसका हिस्सा है। द लेटर व्यू हैज़ फाउंड वाइडर फेवर in various authorities on the subject and they have been accordingly offered definition of the international relationships. According to the Quincy Wright, it is not only the nations which international relations seek to regulate. Very types of groups, nations, states, groups, governments, people, regions, alliances, confederations, international organization, even the industrial organization, cultural organization, religious organization must be dealt with in the study of the international relations if the treatment is to be made realistic. तो क्विंसी राइट है हमारे पास जो है वो बहुत इस तरह की रियलिस्टिक डेफिनेशन उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ स्टेट्स के दरमियान में नहीं होता, कि इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ नेशंस के दरमियान में नहीं होते, बल्कि ये ग्रुप्स, नेशन और स्टेट्स, गवर्नमेंट्स, पीपल, रीजन्स, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम के अंदर जो है जो भी हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं, ये तमाम जो है वो विद इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो आएंगे। Similarly, Hoffman also says international relations is concerned with the factors and the activities which affect the external policies and the powers of the basic units into which the world is divided. Or he asserts that the outstanding feature of the international relation is the decentralized nature of the milieu in which the outstanding feature of the international relation is concerned. James Rossiu goes even further and argues that as the events in the arena of the world politics are linked with the international relation events and vice versa, and these relations even overlap each other at points, it is difficult to draw a boundary between the international relations and national relations। ठीक है, तो वो कहता है कि हॉफमैन का ये मानना है कि हमारे पास हम ऐसी बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ कर सकते कि जिनके थ्रू हम बताएं कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस है और ये नेशनल रिलेशंस है, बल्कि these both relations are interconnected and overlapping with one another. So फॉर एग्जाम्पल द डिसीजन ऑफ अ कंट्री टू डी वैल्यू, यानी एक कंट्री है वो कहती है कि हम टू डी वैल्यू इट्स करेंसी, अपनी वैल्यू करेंसी की वैल्यू को जो है वो डी वैल्यू करते हैं। मे बी ये एक प्योरली नेशनल डिसीजन हो या नेशनल एक्शन हो, बट इट हैज़ फार रीचिंग इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस, तो इसकी जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे भी काफ़ी इम्प्लीकेशंस आएंगी। देयर फॉर Trygav Matthews says that even internal affairs of the state जो है वो भी international relation की jurisdiction के अंदर आते हैं। It says that even internal affairs of the state fall within the jurisdiction of the international relations। ठीक हो गया? In short, it can be said that the international relations do not cover only the official relations conducted by the leaders of the representatives of the states, they also cover the relations conducted by the other important groups to the extent they influence the international interactions of the sovereign states। तो तमाम वो relations जो कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑफिशियल हो, ऑफिशियल के अलावा भी तमाम वो रिलेशनशिप्स या वो तमाम
ऐसे जो है वो ग्रुप्स जिनकी वजह से जो है वो दूसरी स्टेट्स के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस आए, कोई भी इम्प्लीकेशन आए, तो वो तमाम जो है वो रिलेशनशिप्स इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट होंगे. इन अदर वर्ड्स, द रिलेशंस कंडक्टेड बाय द सोवरेन स्टेट्स may be the most important subject matter of the international relations, but other important groups also exercise the influence on the actions of the sovereign states. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है. अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की आपस में क्या जो है वो डिस्टिंक्शन है या क्या रिजेम्बलेंस है. Scholars have tended to ignore the distinction between the international relations and international politics and treated them as identical. बहुत से स्कॉलर्स हैं ऐसा उनको लगता है कि हमारे इसमें इन दोनों रिलेशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस. तो हम आगे यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों जो है वो आपस में ओवरलैप करते हैं या क्या एक दूसरे का सबसेट है या एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल ई एच कार एंड क्विंसी राइट जो है वो ट्रीट द टू एज आइडेंटिकल. ये दोनों जो है वो ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कहा कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं. However, certain other textbook writers have tried to draw a distinction between these two terms. They regard the term international relation as a wider in scope. ठीक है, दूसरे राइटर्स कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो इसका ज़्यादा वाइडर स्कोप है and includes in its study the totality of the relationships of any people and group in the world society. यानी ये ओवरऑल तमाम लोगों के या तमाम ग्रुप्स के जो है वो रिलेशनशिप्स को कवर करता है. They include within its purview all the aspects of the relations between the countries and people, political or non-political, peaceful or war, like legal or cultural, economic or geographic, official or non-official. तो ये हमारे पास यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है जो राइटर्स जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स को डिफरेंट समझते हैं. वो कहते हैं कि हमारे पास जो इंटरनेशनल रिलेशंस है आईआर है वो ज़्यादा उसका वाइडर स्कोप है क्योंकि इसके अंदर तमाम वो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो कि या तमाम वो रिलेशंस आते हैं जो कि कंट्रीज़ और लोगों के दरमियान में होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, पीसफुल हो या वार के हों, लीगल हो या कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो या जोग्राफिक हो, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो. ये तमाम जो है वो आईआर का पार्ट होते हैं. इन शॉर्ट दे यूज़ द टर्म as Trott put it, to designate all the human behavior on one side of the national boundary affecting the human behavior on the अदर साइड ऑफ द कंट्री. तो वो ये कहते हैं कि तमाम वो जो है तमाम इस तरह के बिहेवियर्स जो कि एक किसी नेशनल बाउंड्री के अंदर हों और वो अफेक्ट कर रहे हों द बिहेवियर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द कंट्री, तो वो तमाम रिलेशन जो है वो हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस या आईआर कहलाएंगे. Since the term relations has variety of meanings as contacts, connections, and actions and reactions, so the scholars have tended to define international relation as an action on the part of a group state or the government directed towards another group which reacts to it. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो टर्म रिलेशन होती है ना, ये इसके काफ़ी ज़्यादा मीनिंग आते हैं. यानी सिर्फ रिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि कनेक्शन या इस तरह की चीज़, बल्कि ये कॉन्टेक्स्ट, कनेक्शंस और एक्शंस एंड रिएक्शंस भी ये भी इसका पार्ट होते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास बहुत से स्कॉलर्स ऐसे हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस वो रिलेशंस होते हैं या वो एक्शंस होते हैं जो कि एक कोई ग्रुप अगर परफॉर्म करेगा वो एक्शन या गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी, तो दूसरा कोई भी ग्रुप जो है अराउंड द वर्ल्ड, किसी भी दुनिया का कोई भी पार्ट जो है वो ग्रुप जो है वो उस पर अगर रिएक्ट करता है तो वो तमाम रिलेशंस भी जो है वो तमाम एक्शंस भी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट होंगे. ऑन द अदर हैंड द टर्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो connotes द पॉलिटिक्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी. और यहाँ पर जो वर्ड connote यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है कि पोशीदा मफहूम रखना, टू इम्प्लाई. तो इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास जो सॉरी On the other hand, the term international politics connotes the politics of the international community in a rather narrow sense, concerning mainly the diplomacy and the relationship among the states and the other political units. तो जो हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, ये सिर्फ जो है डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं
अमंग द स्टेट्स उनको जो है वो रिप्रेजेंट करती है, यानी तमाम वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से रखती है, तो वो तमाम रिलेशन जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जबकि हमारे पास जो इंटरनेशनल रिलेशंस हमने पढ़ा था उसके अंदर ये था कि तमाम पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, तमाम जियोग्राफिक और इकोनॉमिक और कल्चरल और दीगर तमाम वो रिलेशनशिप्स जो हैं वो आर अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हमने यहाँ पर देखा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स और पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स का नाम है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इज़ अ सबसेट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अगर हम एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करें तो बड़े से सर्कल के अंदर हमारे पास एक छोटा सर्कल होगा जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का होगा, इनर वाला, और इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे ऑन ब्रॉडर स्केल। तो इस तरह से जो है हम इसको देख सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इस द सबसेट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। In short, the term international relation has a much wider connotation than the international relation is, so far as it embraces all sorts of international relations among the people and groups in the world society, and these relations operate both at official as well as non-official levels। ठीक है, वो तमाम बातें जो मैंने ऊपर कही कि हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस तमाम ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल और पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल और तमाम दूसरे रिलेशनशिप्स को कवर करता है, जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कवर्स ओनली द पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स। On the other hand, international politics include only those aspects of the international relations in which the conflict of purpose or interest is involved। तो यहाँ पर कुछ ये राइटर्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात की गई है, उनके जो है वो किस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है, जैसे पैडल फोर्ड एंड लिंकन। In its broadest sense, the field of the international relations comprises myriads of the contacts among the individual, business organization, cultural institution, and political personalities of many different countries. When people speak of the international relations, however, they are usually thinking of the relationship between the states as such. This is to be expected in view of the fact that it is the state which makes the vital decisions affecting the peace and war, and that is their governments which have the authority to regulate the business, travel, commerce, and use of the resources, political ideas, territorial jurisdictions, nationality, communication, employment of the armed forces, and other aspects of the international affairs. The relationship between the states is described as the international politics. That is the interaction of the state policies. This is the core of the contemporary international relationships. The next topic is scope of international relations. The scope of the international relation has greatly expanded in the modern times. Initially, इंटरनेशनल रिलेशन को सिर्फ ये समझा जाता था कि इट्स ओनली द स्टडी ऑफ डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, जबकि बाद में जो है वो ये फील्ड बहुत वास्ट होती गई। The field of the study of the international relations further widened with the establishment of the League of Nations after the First World War, 1914, let's say 1918, and the study of the international organization and institutions was also included within its purview. तो हमारे पास जो है वो जब लीग ऑफ नेशंस जो है वो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो बनी जब, तो उसके बाद जो है वो इसके इंटरनेशनल रिलेशन की जो फील्ड है ये फर्दर वाइडन हुई, और इसके अंदर जो है हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी स्टडी करने लगे। द स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू period got further widened due to the significant changes which took place with the emergence of the USA and USSR, Russia, as two superpowers, the entry of the large number of the non-European states into the Society of Nations, the danger of the thermonuclear war, the increasing interdependence of the states, and the rising expectations of the people in the underdeveloped world, etc. तो हमारे पास जब वर्ल्ड वॉर टू से जो पहले का पीरियड था उसके अंदर जो है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आईआर के स्कोप के अंदर जो है वो चेंजेस आई और वाइडन हुआ फर्दर, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी इस तरह की चेंजेस आई जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं। ग्रेटर एम्फेसिस बिगेन टू बी प्लेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस which led to the development of the new methodologies and introduction of the new theories in the study of the international relations। और फिर ये हुआ कि हमारे पास जैसे जैसे हम टाइम गुजरता गया तो हमारे पास ये ज़्यादा एम्फेसिस हम करने लगे कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की तरफ, ताकि जो है वो न्यू मेथडोलॉजीज़ और इस तरह की थेरीज बनाई जाएँ जिनके थ्रू जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है वो ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके।
The scholars begins to study the military policy of the country as well as the behavior of the political leaders. तो फिर जो है वो आईआर के अंदर ही हम मिलिट्री पॉलिसीज को भी पढ़ने लगे और उसके बाद जो है वो हम पॉलिटिकल लीडर्स जो है किसी भी कंट्री के उनके बिहेवियर के बारे में भी पढ़ने लगे. More emphasis began to be laid on the area studies. In the post-World War II period, the state ceased to be the sole factor in the study of the international relations and more importance began to be attached to the individual and other corporate factors. Thus, at present, the scope of the international relationship is quite extensive and it embraces the study of the डिप्लोमेटिक हिस्ट्री. तो अब जो हम प्रेजेंट के अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस को जो हमें आज इसकी शक्ल नज़र आती है तो उसके अंदर हमारे पास बड़ी एक्सटेंसिव है. यानी पहले के दौर के अंदर ये आईआर के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो हम स्टडी नहीं किया करते थे किसी भी कंट्री की जो है वो पॉलिसीज़ को और इस तरह की चीज़ों को जितनी अब हम करते हैं. तो अब हम जो ज़्यादातर चीज़ें देख रहे होते हैं वो ये हैं, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, administration, international law, area studies as well as psychological studies of the motives of the member states and their mutual relationship. तो ये तमाम studies जो है वो अब इसका part हो गई हैं यानी scope of international relation जो है वो extensive हो गया. In the recent years, scholars have also tried to study the forces underlying the practices of the states and tried to build comprehensive theory of the international relations. Scholars are making serious efforts to utilize the social science techniques and establish verifiable propositions. तो अब जो है वो हमारे पास अब जबकि हम इतना एक्सटेंसिवली इसको स्टडी करने लग गए हैं तो इसकी वजह से ये है कि स्कॉलर्स जो हैं वो सोशल साइंसेस की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह की वेरीफाइबल प्रोपोजिशन जो है वो डिराइव कर लेते हैं कि जिनसे हमें फ्यूचर में हेल्प आउट होती है कि हमने किस तरह से जो है वो किस तरह के बिहेवियर्स किस तरह के एक्शंस जो है वो या रिएक्शंस जो है वो लेकर आएंगे. Despite a enormous expansion in the scope of the international relations, some writers still hold poor relationship of the political science and history and is still far from being an organized discipline. It lacks clear cut-out conceptual framework and a systematic body of the applicable theory. It is heavily dependent upon other better organized disciplines. ठीक है, तो अभी भी कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो कि मानते हैं बल्कि वो ये कहते हैं कि अभी भी जो है वो ये हमारे पास जो आईआर की स्टडी है ये अभी भी इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिसिप्लिन नहीं है जितना इसको होना चाहिए. According to the Alfred Zimran, the distinguished professor of the history who was offered the first chair of the international politics at the University of the Wales in 1919, वो कहते हैं from the academic point of view, international relation is clearly not a subject in the ordinary sense of the word. It does not provide a single coherent body of teaching material. It is not a single subject but a bundle of subjects है. ठीक है, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, वो डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ये बंडल ऑफ सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप एक एरिया ऑफ स्टडी नहीं होता, आपका मल्टीपल एरिया ऑफ स्टडीज होते हैं. ऑफ व्हाट इज इन दिस बंडल कंपोज्ड, यानी इस बंडल के अंदर क्या क्या होगा, लॉ होगा, इकोनॉमिक्स होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, जियोग्राफी होगी एंड सो ऑन, बट नॉट द होल रेंज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. यानी ये पूरे नहीं होंगे इसका हिस्सा बट सम वर्ट ऑफ मतलब कि कुछ हिस्सा इम्पोर्टेंट हिस्सा इसका पार्ट होगा. Modern scholars are not willing to treat international relation as an independent discipline because discipline implies some sort of unity of the subject matter and anonymity regarding its scope as well as a good degree of objectivity. तो कुछ स्कॉलर जो है वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन एक इंडिपेंडेंट जो है वो डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो हम कहते हैं कि यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स होता है और एक एग्रीमेंट होता है regarding its scope as well as the good degree of objectivity. These requisites of the disciplines are lacking in the international relations. Scholars are still divided on the scope of the subject. It also does not possess clear boundaries which separates it from the political science because both are concerned with the study of the sovereign states and their behaviors. और जो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस होती है और जो आईआर होता है इन दोनों सब्जेक्ट्स के दरमियान में भी आप कोई क्लियर बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो है वो सोवरेन स्टेट्स के बारे में और उनके बिहेवियर को जो है वो स्टडी करती हैं. It also lacks objectivity and more often than that assumes the subjective character.
No doubt, scholars are trying to search better and uniform concepts and methods, but still the subject is far from being an independent discipline. अभी तक ये independent क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो भी गया है, लेकिन इतना फिर भी नहीं हुआ कि इसको एक independent discipline के तौर पे जो है वो माना जा सके. According to the Organski, as a science, international relations today is in its infancy. यानी अभी बिल्कुल initial stages पे है. यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की जो है वो ये जो स्टडी है या ये एक साइंस है अभी अपने स्टार्टिंग के पीरियड बिगनिंग में है. इट इज़ स्टिल लेस अ साइंस देन अ मिक्सचर ऑफ फिलोसफी एंड हिस्ट्री एंड आर्ट. यानी ये अलग एक साइंस नहीं है बल्कि ये मिक्सचर है फिलोसफी, हिस्ट्री और आर्ट का. इट्स theories are few and shockingly untestable. यानी अभी हम इसको जो है वो प्रॉपरली क्योंकि डेवलप नहीं हुई है एज अ साइंस, तो इनको प्रॉपरली हम टेस्ट नहीं कर सकते. Writings on the subject are largely descriptive. However, the descriptive historical approach has resulted in the collection of an immense amount of the data. यानी हमारे पास जो न्यूज़पेपर्स और डिफरेंट तरह की हमारे पास जो पॉलिटिकल जो है वो बिहेवियर्स आ रहे होते हैं, तो इसकी वजह से ये हुआ कि इस सब्जेक्ट का जो है वो डाटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है. न्यू theorists are beginning to provide the kind of theoretical framework that is necessary for ordering and interpreting the facts. We are on the verge of great discoveries within next few decades. The basic foundation of the new discipline will be laid. ठीक है, अब हम देखते हैं कि significance of the study of the IR in present day interdependent world of the world. The study of international relation has great significance. It enables us to understand the basic motives underlying the policies of the various countries in the international sphere and the reasons which contribute to the ultimate success and failure. The study also enables us to have an insight in the problems facing the world and to face them boldly and significantly. ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, जैसे डेफिनेशन में मेंशन था कि ये सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती बल्कि आपको जो है वो प्रॉब्लम को बेटरली अंडरस्टैंड कराने में हेल्प आउट करता है इंटरनेशनल रिलेशंस. तो यहाँ पर भी वही बात की गई है कि आपको जो है वो the study also enables us to have an insight into the problems facing the world and to face them boldly and confidently. ठीक है, प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, तो प्रॉब्लम्स को जो है वो बोल्डली और कॉन्फिडेंटली कैसे फेस करना है उनके बारे में जो है ये स्टडी किया जाता है इसके अंदर.